हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में जिसका नाम प्रतिबद्ध सीरीज है, ये पर्टिकुलरली यूपीएससी के लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर हम लोग मेंस को लेके जो कंटेंट एनरिचमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि मैं कई बार बोलता भी हूँ कि जब हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स कर लेते हैं यूपीएससी का या सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, तो डेट कॉन्स्टिट्यूट जस्ट 50% ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन। रेस्ट ऑफ द 50% इज हाउ डीप एंड वाइड यू कैन गो विद द रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इसी के अंदर सब्जेक्ट एंड कंटेंट, तो इसी में हम लोग देखते हैं, एक हमने सीरीज शुरू करी है प्रतिबद्ध। इसके अंदर हम क्या करें, जो यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन है, जब हम लोग पहली दफे फाउंडेशन को पढ़ते भी हैं तो हम लोगों को उतनी गहराई का आइडिया नहीं आ पाता, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हम चीजों को कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें रियलाइज होता है कि चलो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक कुछ हद तक तो फाउंडेशन कोर्स रेलिवेंट है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जामिनेशन, चाहे आप दिल्ली की बेस्ट एकेडमी से पढ़ लो, उन लोगों की भी नोट्स उतने पर्याप्त नहीं है कि मेंस को केटर कर पाए। तो इसी गैप को फिल करने के लिए, जो कि प्रीलिम्स या जो कि हमारे फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स हमने लगाया है और जो यूपीएससी मेंस के अंदर पूछा जा रहा है, उसी गैप को फिल करने का काम हम इस सर्वधार सीरीज से प्रतिबद्ध सीरीज से कर रहे हैं। तो आज के सेशन में मैंने ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ानी है और अगले एक महीने तक मैंने ज्योग्राफी आपको पढ़ानी है। पैरेलली हितेश सर की हिस्ट्री आपकी चल रही है और आकृति मैडम आपको GS1 जो है के अंदर इंडियन सोसाइटी जो हम लोग पढ़ते हैं उसको पढ़ाएंगी। तो अब कहने का मतलब क्या है, ये जो सितंबर का महीना है, इस महीने हमने केवल GS1 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी 3 सब्जेक्ट को कवर करने हैं। अक्टूबर के महीने में हमने GS2 करना है, नवंबर के महीने में GS3 और दिसंबर के महीने में GS4 करना है। तो हमारी इस सीरीज के माध्यम से हमने 4 महीने में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में GS1 2 3 4 को कवर करके जाना है और मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर करना है। जब हम लोग बोलते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो जैसे आप देखेंगे हितेश सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो वो जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं वो तरीका क्या रहेगा कि हम लोग देख रहे हैं कि मेंस के लेवल पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको बेसिक बुनियादी चीजें पता है, हमें बहुत स्क्रैच से चीजें नहीं पढ़ानी है, हमें एक स्तर ऊपर ही आप लोगों को पढ़ाना है। तो उसी को हम मेंस, जैसे आज के सेशन में मेरे साथ आपको पता चल जाएगा, अभी मैं ज्योग्राफी का सारा प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों से शेयर करूंगा, वहां आपको पता चल जाएगा किस तरह से जो है सवालात पूछे गए हैं और उसी के हिसाब से मेंस का लेवल रहेगा, जिसमें प्री एग्जाम्पशन ये रहेगी कि आपको बेसिक चीजें पता है, मेरे को बेसिक चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो इस तरह का ये सेशन है। इसके अंदर साथ ही साथ हम लोगों ने क्या है, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, जैसे ज्योग्राफी में मैंने आज जो टॉपिक शुरू करना है वो क्लाइमेटोलॉजी है, तो अगली 2 क्लासेस में 3 क्लासेस में मैं क्लाइमेटोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। क्लाइमेटोलॉजी से आज तक जितने सवाल, जैसे 6 सवाल आज तक आ चुके हैं यूपीएससी में क्लाइमेटोलॉजी के मेंस के अंदर, वो 6 सवाल डिस्कस भी करूंगा और उन्हीं को मैं नजर में रखते हुए पूरे क्लाइमेटोलॉजी को कवर करूंगा। मैंने क्लाइमेटोलॉजी में 15 टॉपिक आइडेंटिफाई किए जिनसे सवाल पूछने की उम्मीद है। उन 15 में से 6 पूछे जा चुके हैं, बाकी सवाल जो इन नॉट थीम से ही आएंगे। तो आपके पढ़े में से जब क्वेश्चन आएगा तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर हो जाती है जब एंटीसिपेटेड थीम में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ हम इस सीरीज को चला रहे हैं और हम पिछले 10 साल के PYQs यूपीएससी के अंदर जो आए हैं वो सारे GS1 2 3 4 के कवर भी करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्रीवियस, अगर हर साल 80 क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं GS1 2 3 4 मिला के, तो 10 साल के अंदर 800 क्वेश्चन आए हैं। वो 800 क्वेश्चन हम आपको यहां पे करवाएंगे, मॉडल आंसर देंगे, डिस्कशन करेंगे, सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कौन सी डोमेन से पूछे जाते हैं, उनको उत्तर कैसे आप लोगों ने लिखना है। तो ये सारी चीजें इस प्रतिबद्ध सीरीज के थ्रू आप लोगों के साथ एग्जीक्यूट की जाएगी। बहुत बेहतरीन सीरीज है, बहुत बेहतरीन सीरीज है। और अगर आप देखोगे जिस रीजन में हम लोग बैठे हैं चंडीगढ़ के अंदर, इन एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर उतने ज्यादा यूपीएससी में सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आए हैं जितना पोटेंशियल इस रीजन का है। उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ रीजनल लेवल पे इस तरह का कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम लार्जली मिसिंग है, जो इंडिया लेवल पे भी मिसिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, इस तरह का प्रोग्राम पैन इंडिया लेवल पे कहीं नहीं चला जाता, जिसकी वजह से आप देखोगे बहुत लार्ज स्केल बच्चा दिल्ली कोचिंग करने जाता है, क्योंकि वहां पे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह का ये प्रोग्राम जो कि हमारे समय में हाईली मिसिंग था इस रीजन से, वो अब हम लोग लेकर आए हैं। एक ग्रुप ऑफ टीम हम लोगों ने बनाई है, डिटेल्ड कंटेंट टीम बनाई है और 13 से 14 लोगों की ये टीम है जो इस प्रोग्राम के ऊपर एक्टिवली और फुल टाइम काम करी, सो दैट वी कैन गिव बेस्ट ऑफ द थिंग, ताकि एज एन एस्पिरेंट आपको कभी ये ना लगे कि क्योंकि आप चंडीगढ़ में हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए, इस तरह की भावना आपके मन में ना आ पाए। तो इसलिए ये प्रोग्राम लाया जा रहा है। काफी ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, हैवी है, हर बच्चा इसको नहीं निभा सकता, क्योंकि जितना ज्यादा इस प्रोग्राम में एज अ टीचर हमें कमिटमेंट देनी पड़ रही है, उस लेवल की कमिटमेंट आपको भी दिखानी पड़ेगी, ताकि जो सीरियस है, सिंसियर बच्चा है, जिसको पता है कि यूपीएससी ही उसका लक्ष्य है, उसके लिए ये प्रोग्राम काफी हेल्पफुल साबित होगा कि आपके रिजल्ट इसके माध्यम से कन्वर्ट अवश्य होंगे, राइट। तो इस तरह का ये प्रोग्राम रहने वाला है और इसको अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ानी है, जो कि हमारी पहली थीम रहेगी।
तो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर देखते हैं कि कितना बड़ा सेशन रहेगा। हमारा हर सेशन रात को 9 बजे ये आपके साथ शेयर किया जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से प्रीमियर हो जाएगा और 1.5 घंटे की क्लास तकरीबन रहेगी, 1.25 से 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन हमने अपने लिए बांध के रखा गया। तो इस तरह का ये सेशन है। आज क्लाइमेटोलॉजी शुरू कर रहे हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी में पहले मैं दिखा देता हूं कि कौन कौन से सवाल, 5 सवाल यहां पर हैं, एक सवाल बाद में मैंने ऐड ऑन किया जो 2013 में आया हुआ था। सवाल काफी आसान कैटेगरी के लिए था, इसलिए यहां पे नहीं रखा गया है। ऐसे ही मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी जिसमें मैंने ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस किया था और दिखाया था कि पहले ज्योग्राफी में टोटल कितने क्वेश्चंस आज तक आ चुके हैं और कैसे उनको अप्रोच करना है। तो अब जो क्लाइमेटोलॉजी अगले 2 से 3 क्लासेस में आपके साथ शेयर की जाएगी, उसके अंदर ये 6 क्वेश्चंस जरूर कवर होंगे और इसी लाइन ऑफ थॉट में मैंने आइडेंटिफाई किया, जैसे आप लोगों को बोला 15 टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई किए जिनसे सवाल आ सके। उदाहरण के तौर पे पहला टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई किया जो आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि एटमॉस्फेयर के बारे में, कि एटमॉस्फेयर एंड उसका स्ट्रक्चर और उसका कॉम्पोजिशन क्या रहता है, तो इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। दूसरा, एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ को समझेंगे कि एनर्जी बजट का क्या मतलब होता है। आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स लेवल पे ये समझा होता है। आज इसको बस मेंस के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे कि यदि सवाल आ जाए कि डिस्क्राइब द एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ एंड इट्स प्रेजेंट डे सिग्निफिकेंस, तो अगर इस तरह का सीधा, और अगर आप देखोगे इस पीपीटी के अंदर जो क्लाइमेटोलॉजी या फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल आए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में 3 डोमेन हम लोग कवर करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी है। इनके अंदर जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल तकरीबन सीधे पूछे गए, बहुत पेचीदा बात नहीं पूछी, कोई पेचीदा कॉन्सेप्ट भी नहीं पूछा, सीधी बात पूछी है जिसका सीधा उत्तर आएगा। बहुत ज्यादा करंट अफेयर, मैं हालांकि करंट अफेयर इनकॉर्पोरेट करता हूं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी, बहुत ज्यादा करंट जो है आपको इनकॉर्पोरेट करने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो सवाल जैसे उदाहरण के तौर पे एक मैं पढ़ लेता हूं, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैक्रोक्लाइमेटिक चेंजेस। सीधा सवाल है। हाउ डज द क्रायोस्फीयर अफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट, सीधा सवाल है। तो बहुत कठिन सवाल नहीं आएगा। तो इसी तर्ज पे मैंने ये डोमेन आइडेंटिफाई किया। मैंने बोला कि अगर सवाल आता है डिस्क्राइब द एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ एंड इट्स प्रेजेंट सिग्निफिकेंस, तो बहुत सीधा सवाल है, तो हम इसी सवाल की तर्ज पे एनर्जी बजट को पढ़ेंगे। अगर सवाल आ जाता है कि डिस्कस द वेरियस प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ, तो बहुत सीधा सवाल है, तो ये हम प्रेशर बेल्ट को समझेंगे, प्रेशर बेल्ट से इंड्यूस प्लैनेटरी विंड सर्कुलेशन को समझेंगे, इसी के साथ साथ ट्राइसेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ एयर है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, या अगर आप देखोगे तो फ्रंट और जो है एयर मास के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ये जो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं इनके ऊपर हम लोग गो थ्रू करेंगे। 15 कॉन्सेप्ट, 15 टॉपिक को मैंने आइडेंटिफाई किया है, इन्हीं 15 टॉपिक को हम क्लाइमेटोलॉजी में कवर करेंगे ताकि आपके कंट्रोल पूरा क्लाइमेटोलॉजी में मेंस के दृष्टिकोण से आ जाए। अच्छा, इन क्लासेस को लगाने का फायदा क्या है? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखोगे, पर्टिकुलरली फिजिकल ज्योग्राफी में से वो काफी कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। इन क्लासेस को लगाने के बाद आपके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, चीजें आपको बेहतर समझ आ पाएगी और उनको लिखने का सेंस आ पाएगा। इन क्लासेस में मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, साथ ही साथ वो डायरेक्ट कंटेंट दूंगा जो आप आंसर के अंदर यूज करोगे। नोट्स काफी क्रिस्प है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है सिविल स्टेप आईएएस, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे ये सारे ही तमाम नोट्स जो हम प्रतिबद्ध के अंदर पढ़ा रहे हैं वो शेयर किए जाएंगे। पीवाईक्यूज उनके अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, इनके आपने प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, ये आपके लिए बहुत बहुत काम आएंगे। तो इस तरह की ये सीरीज है जिसका नाम है प्रतिबद्ध। क्लियर? तो आज के सेशन में मैं 3 टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक मेरे समक्ष अगर आप देखेंगे लिखे हुए हैं। टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेयर, टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेयर, यहां पे देखिए। दूसरा टॉपिक का नाम है एनर्जी बजट। थर्ड टॉपिक है प्रेशर, बस इतना ही करेंगे, 2 टॉपिक, एटमॉस्फेयर और उसमें फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ। ये 3 टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इन 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन जो कि आया हुआ है आज तक, दैट इज ट्रोपोस्फेयर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर लेयर। पहला सवाल आप मेरे समक्ष देख सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस। हाउ? तो सीधा सवाल है कि ट्रोपोस्फेयर किस तरह से वेदर प्रोसेसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, उसको एक्सप्लेन करना है, और ये 10 नंबर का सवाल आया हुआ है। तो इसको भी हम लोग आज क्लास में पढ़ने के बाद अच्छे से कवर भी करेंगे। क्लियर हुई बात? चलिए, सबसे पहले हम लोग एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे हैं। तो अगर सवाल आ जाता है कि डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉम्पोजिशन, मेरे साथ साथ आप इस सवाल को लिख भी सकते हैं। सवाल बिल्कुल मैं सीधा बोलूंगा, बहुत पेचीदा सवाल हम लोग जब प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन देंगे वहां पे बना के रखेंगे। अभी सीधे सवाल के तौर पे आप ये समझिए कि आपने अपने कंटेंट को कैसे परोसना है सामने। तो आप बोलेंगे कि एटमॉस्फेयर इज, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, या डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से आप सवाल को लिख सकते हैं। तो जब एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ लिया है कि डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर,
तो सिंपल है, उसको परिभाषित कीजिए। तो एटमॉस्फेयर की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिव हो। तो आप लिख लिए डेफिनेशन, जैसे हम लोगों ने ना नोट्स भी ऐसी बनाने जो डायरेक्टली पेपर में हमारे उपयोगी हो। तो आप परिभाषा लिखोगे, डेफिनेशन क्या है एटमॉस्फेयर की, आप बताओगे एटमॉस्फेयर जो है एक गैसियस कवर है अर्थ के अराउंड, और ये अर्थ के साथ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अर्थ के साथ ये बंधा हुआ है, और ये पृथ्वी के सरफेस से लेके कई हजार किलोमीटर तक एक्सटेंडेड होता है। और इस तरह के गैसियस एनवोलप को, जो पृथ्वी के अराउंड ग्रेविटी के साथ बंधा हुआ है, इसको हम लोग वायुमंडल या एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इस एटमॉस्फेयर में, अब इसके कॉम्पोजिशन यहीं पे समझा दो, इस एटमॉस्फेयर का संगठन, जो इसका कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर मूलतः तीन चीजें देखने को मिलती हैं, तीन घटक हैं इसके। फर्स्ट इज कि इसके अंदर गैसेस मिलती है, इसके अंदर वाटर वेपर मिलता है। थर्डली, इसके अंदर हम लोगों को पार्टिकुलेट मैटर या वी कुड से एरोसोल पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। तो मूलतः ये तीन कंपोनेंट कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस एटमॉस्फेयर का जो अलग अलग लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो कुछ इस प्रकार से है कि 4 लेयर इसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एनसीईआरटी 5 लेयर भी बोलती है, अमेरिकन ज्योग्राफर 4 लेयर ही मानते हैं। तो मूलतः 4 लेयर इसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और उन जो लेयर्स के बीच में जो उनका स्ट्रक्चरिंग है, वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर हम लोगों ने की है। तो इस तरह से आप एटमॉस्फेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी एक परिभाषा देंगे, राइट। तो हमारा सवाल क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर, या डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर, एंड हाउ द एटमॉस्फेयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू इट्स कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर। तो उसको अगर डिस्क्राइब करने को आ जाए या इसको एक्सप्लेन करने को आ जाए, तो अब उसको आंसर लिखेंगे। उससे पहले पहले आपको एटमॉस्फेयर की सिग्निफिकेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर उन्होंने पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर एंड डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहां सिग्निफिकेंस तो पूछी नहीं, लेकिन जब हम इस आंसर को कंक्लूड करेंगे तो इसकी सिग्निफिकेंस जरूर बताएंगे कि एटमॉस्फेयर का एक महत्व है हमारे जीवन के अंदर, उस महत्व को हमें पहचानना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेयर का क्या महत्व है, अगर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, तो एटमॉस्फेयर को कई दफे आप लोग देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ब्लैंकेट का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों को पता है कि ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है कि वो हमें ठंडी हवाओं से बचाता है और हमारी जो बॉडी हीट है उसको बाहर रिलीज नहीं होने देता। तो इसलिए एटमॉस्फेयर के लिए हम शब्द ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, सूर्य की रोशनी को तो आने दे रहा है लेकिन वापस नहीं जाने दे रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ एक अपने हैबिटेबल क्लाइमेट को मैनेज कर पाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अदरवाइज like mercury which is not having any kind of atmosphere, the variation in the temperature between day and night will be very large, है ना। जैसे हम देखते हैं कि जैसे मून का सरफेस है कि दिन और रात के बीच के टेम्परेचर के बीच में बहुत वेरिएशन, जैसे मरकरी में क्या होता है, दिन में टेम्परेचर हो जाता है 450 डिग्री सेल्सियस, रात को हो जाता है -150 डिग्री सेल्सियस या -200 डिग्री सेल्सियस। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, बट because of the presence of atmosphere around the earth, we could see a average kind of temperature has been maintained throughout the day and night. सिग्निफिकेंट टेम्परेचर है, एडिक्वेट है हमारे जीने के लिए, तो इसलिए इसको हम, इसकी सिग्निफिकेंस एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं, आपने पढ़ी हैं चीजें, लेकिन क्या होता है कि ब्लैंकेट शब्द का क्या महत्व है हमें पता नहीं होता। तो हमें समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ब्लैंकेट वर्ड दिया गया है, इसका एक महत्व दिया गया है, राइट। तो हम हमेशा एटमॉस्फेयर की जब भी कोई विशेषताएं बताएं तो इस शब्द को ना भूलें कि अर्थ के अंदर जो हैबिटेबल टेम्परेचर बना है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। और बहुत प्रिसाइजली लिखना हो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जिनका बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस एटमॉस्फेयर के अंदर रखा गया है। इसी के साथ साथ एटमॉस्फेयर क्या है, इसके अंदर कुछ लाइफ के लिए गैसेज हैं जो कि लिविंग बींग को हेल्प करती हैं जीने में। कौन सी गैसेज है? हम जैसे लिविंग बींग को हेल्प करती है ऑक्सीजन, प्लांट्स को हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर के अंदर दोनों ऐसी गैसेज मौजूद हैं जो अर्थ के ऊपर लाइफ को संभव बनाती हैं, वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एटमॉस्फेयर वी आर हैविंग लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो ये भी एटमॉस्फेयर की एक सिग्निफिकेंस देखी जाती है। तीसरा आता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर है, आप नाम लिखोगे इस लेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी वजह से जो हार्मफुल रेडिएशन है उनको रोकी जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर ही, एटमॉस्फेयर की बाहर ही, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये स्ट्रेटोस्फेयर रोक देता है। ये भी इसकी एक सिग्निफिकेंस है। एक सिग्निफिकेंस और है मेसोस्फेयर, आगे हम पढ़ेंगे भी, जो कि मेटेरॉइट, गिरते हुए जो है मेटेरॉइट, उनको रोकने का काम करता है, क्योंकि वहां से फ्रिक्शनल फोर्स अर्थ का स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग ऑफ मेटेरॉइट और एनी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फॉलिंग ऑब्जेक्ट को बर्न आउट कर देता है। तो ये फिजिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और इसी एटमॉस्फेयर की लोअर मोस्ट लेयर है जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और पानी के सर्कुलेशन को बिटवीन ऑल द थ्री स्फीयर
पॉसिबल बना पाता है। यहीं पे वेदर फिनोमिना होते हैं, यहीं पे क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन जैसे काम भी होते हैं, और इसी ट्रोपोस्फेयर की वजह से अर्थ जो है एनर्जी को धरती के ऊपर रोटेट करने का एक मौका मिल पाता है। मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट बिटवीन द वेरियस लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ एंड बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रोपोस्फेयर। तो इसलिए अर्थ की एक लेयर है ट्रोपोस्फेयर जो इस चीज को भी संभव बनाती है। तो ये 5 अच्छा देखो क्यों इतना डिटेल में पढ़ा है, नॉट नेसेसरली जो मैंने पूछा वही सवाल आएगा। ऐसा तो नहीं आएगा कि डिस्क्राइब अर्थ एटमॉस्फेयर और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नॉट नेसेसरली ये सवाल आएगा। हो सकता है कि सवाल आ जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, डिस्क्राइब इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो अगर सिग्निफिकेंस डायरेक्टली पूछ लिया गया तो हमारे जेब में होने चाहिए 4-5 पॉइंट जो हम लिख पाए। इसलिए इसको इतना डिटेल में बताया ताकि आपके पास क्रिस्प इंफॉर्मेशन हो, कीवर्ड हो, आप बाद में वहां पे उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। क्लियर? तो ये एटमॉस्फेयर के बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन को जाना कि यदि इंट्रोड्यूस करना पड़े तो हम एटमॉस्फेयर के बारे में लिखेंगे कि ये एक जो है एनवेलप ऑफ गैसेस है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी के कारण धरती के साथ बंधा हुआ है, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं जो अर्थ लाइफ को संभव बना पाती है। इसके अंदर वाटर वेपर होता है, एरोसोल पार्टिकल होते हैं, और साथ ही साथ इस एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर है, जो कि डेंसिटी और टेम्परेचर के पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज की गई है। तो ये इसकी परिभाषा है। फिर उसके कुछ महत्व है, सिग्निफिकेंस है। फिर इसी एटमॉस्फेयर को अब हम लोग स्टडी के पर्पज से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एटमॉस्फेयर को अगर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक मिनट इसमें कुछ कलर चेंज कर देते हैं पीपीटी का थोड़ा सा, क्योंकि ये कलर थोड़ा ज्यादा इजी है आप लोगों के लिए समझना। देखिए एटमॉस्फेयर को अगर हम इसी फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में आपने समझा है, एटमॉस्फेयर को अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करें। एक एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन, थोड़ा सा आज बियर करना हैंडराइटिंग को लेके, ये पैड उतना स्मूथ आज नहीं चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का एक लैग है, और कल तक ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर चीजें काफी स्मूथ हो जाएगी। दूसरा पार्ट है इस एटमॉस्फेयर का एक स्ट्रक्चर होता है। तो 2 पार्ट में एटमॉस्फेयर को समझने की दृष्टि से हम लोग करते हैं। थोड़ा सा बियर करना, थोड़ा सा हैंडराइटिंग गड़बड़ हो रही है यहाँ पे मेरी। और कॉम्पोजिशन के लेवल पे हम एटमॉस्फेयर पे देखते हैं 3 चीजें हमें मूलतः देखने को मिलती है। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या मौजूद है, अगर एक्सप्लेन करने को आ जाए कि एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर मान लीजिए उसमें जो है स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछा गया तो फिर हम नहीं लिखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। अगर केवल कॉम्पोजिशन पूछा गया तो उसी को, तो इसमें थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि गैसेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मूलतः नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन की एक सिग्निफिकेंस होती है। इनर्ट गैस है, इन जनरली आपस में जनरली एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस है आपस में इन जनरल रिएक्ट नहीं करती, तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ये एक ऐसी गैस है जो आग को लगने नहीं देती, जिसकी वजह से धरती के ऊपर फायरिंग जैसे इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं देखने को मिलते हैं। दूसरी गैस है ऑक्सीजन, जो कि लाइफ संभव बनाती है कि इसी को मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल करते हैं, जो कि मूवेबल ऑर्गेनिज्म है अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स, जो कि नॉन फोटोसिंथेसिस वाले ऑर्गेनिज्म है, वो सारे जो है ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, मरीन लाइफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, और टेरेस्ट्रियल लाइफ जो कि जीव जंतु है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। साथ ही साथ ऑक्सीजन ही है जो धरती के ऊपर कंबशन पॉसिबल बना पाती है, और इसी कंबशन के ऊपर धरती के ऊपर फायर जैसा इवेंट संभव हो पाता है। तो ये भी हमारी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा हम देखते हैं और भी कई सारी गैसेज है, प्राइमरी जैसे CO2 है, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी गैसेज के बारे में हमें लिखना है। तो अगर कॉम्पोजिशन को समझाना पड़ेगा तो इन सारी गैसेज को समझाना पड़ेगा। दूसरा है एटमॉस्फेयर के बारे में, एक और एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज मिलती है जिसको बोला जाता है वाटर वेपर। अब ये जो वाटर वेपर है, अगर आपको पता ही है कि ये इवोपोरेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, क्योंकि ये इवोपोरेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है। तो ये वाटर वेपर हम देखेंगे इवोपोरेशन कहां पे संभव है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो हम वाटर वेपर के लिए कह सकते हैं कि वाटर वेपर सबसे ज्यादा वेरिएबल गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये लैटिट्यूड, ध्यान से सुनना, लैटिट्यूड के मुताबिक घटती है। क्योंकि लैटिट्यूड के मुताबिक क्या होता है, तापमान घट जाता है। क्योंकि लैटिट्यूड के मुताबिक तापमान घट जाता है, तो अगर आप देखोगे जो वाटर वेपर है वो भी घट जाएगा, क्योंकि इवोपोरेशन नहीं हो पाएगी। पोल्स के ऊपर तो इवोपोरेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेपर in the atmosphere over the polar region or in the high latitude will be significantly lower than the availability of water vapor in the tropical or the torrid areas. तो वाटर वेपर लैटिट्यूड के हिसाब से घटता है। साथ ही साथ वाटर वेपर ऊंचाई के साथ भी घट जाता है,
जैसे जैसे आप पृथ्वी के सरफेस से दूर चले जाओगे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा और अधिकतर वाटर वेपर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तकरीबन 5 किलोमीटर की लेयर में 90% ऑफ वाटर वेपर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दी फर्स्ट 5 किलोमीटर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो वाटर वेपर के बारे में हमने लिखा और साथ ही साथ एक डायग्राम आप देखिए वाटर वेपर का। ये जो वाटर वेपर का डायग्राम है किस तरह से वाटर वेपर घट रहा है विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड। तो ये उसका डायग्राम है। आप डायग्राम भी चाहे अगर क्वेश्चन की नीड है तो आप बना सकते हैं और आपके पास स्पेस का स्कोप है तो आप पूरी तरीके से इस डायग्राम को बना सकते हैं। तीसरा, इसी एटमॉस्फेयर के अंदर तीसरा हमें कंपोनेंट देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है एरोसोल पार्टिकल्स। जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं, ये एरोसोल पार्टिकल्स बेसिकली कहां से आते हैं? जो डस्ट हैं, जो एशेज हैं, है ना, जो पोलन्स हैं, जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, इन सबको एरोसोल पार्टिकल बोला जाता है जो सस्पेंडेड फॉर्मेट में होते हैं और हीट बजट के साथ कनेक्ट करेंगे। ये एरोसोल पार्टिकल एक काम करते हैं, ये अर्थ के एल्बिडो को इंक्रीज करने का काम करते हैं और अर्थ के अंदर 6% जो एनर्जी है इन्हीं एरोसोल पार्टिकल की वजह से वापस स्पेस, आउटर स्पेस में चली जाती है विदाउट गिविंग एनी हीटिंग इफेक्ट। तो एरोसोल पार्टिकल प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मैनेजिंग दी एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ। मोर ओवर ये एरोसोल पार्टिकल्स जो है कंडेंसेशन के प्रोसेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का भी काम करते हैं। तो एरोसोल पार्टिकल हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करने की वजह से भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है हम एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन के बारे में समझिए। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन में एक और चीज हमें लिखनी पड़ेगी कि ये कॉम्पोजिशन विद द चेंजिंग टाइम चेंज हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर हम देखेंगे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इस एटमॉस्फेयर में हुआ है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसा इवेंट हमें देखने को मिला है। तो आप हमेशा अगर पूछा कि डिस्क्राइब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो अगर कंपोजिशन पूछे सारी चीजें बताओगे, साथ में कंक्लूड करते हुए करंट अफेयर में बोलोगे कि अर्थ के अंदर क्योंकि इस कॉम्पोजिशन को हमने टेम्पर किया है और हमने धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ाया है और यूनाइटेड नेशन ने 6 गैसेस 1997 क्योटो प्रोटोकॉल में आइडेंटिफाई की गई हैं जिसके अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इन 6 गैसेस को जो कि ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं और इनकी मात्रा भी ज्यादा है, उसी की वजह से ये सारा क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो आप इसको करंट कंटेम्परेरी इशू के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये सिंपल सी चीज हमें समझनी है। अब जब स्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट आता है कि एटमॉस्फेयर का दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रक्चर के अंदर महत्वपूर्ण हम बोलेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ, अगर स्ट्रक्चर को भी 2 पार्टों में विभाजित किया जा सकता है। एक पार्ट है जिसको बोले जाएंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर एटमॉस्फेयर की केमिकल क्लासिफिकेशन की जाए तो केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से एटमॉस्फेयर के अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली 2 लेयर हैं, हम लोगों ने पढ़ी ही है। एक है जी होमोस्फेयर जो कि 80 किलोमीटर तक ये लेयर होती है। दूसरी लेयर है होमोस्फेयर के साथ साथ अगर आप देखोगे एक और लेयर हमारे को देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर है 80 किलोमीटर के बाद जो लेयर है उसका नाम हेट्रोस्फेयर लेयर रखा गया है। तो ये हमारे स्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। दूसरा एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है ऑन द बेसिस ऑफ हम डेंसिटी लेते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है और मैंने अभी बोला भी था। तो डेंसिटी और टेम्परेचर के आधार पे हम मूलतः 4 लेयर आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है एंड एक्सोस्फेयर है। अगर सीधा सवाल पूछा गया कि डिस्क्राइब द वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड या पूछा गया कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो आप बताओगे स्ट्रक्चर के 2 मूलभूत पार्ट हैं, एक होमोस्फेयर है, एक हेट्रोस्फेयर है, दूसरा है डेंसिटी और टेम्परेचर है। फिर आप डेंसिटी और टेम्परेचर को काफी ज्यादा डिटेल में समझाने का प्रयास करोगे। तो आप बताओगे सबसे पहली लेयर, इस डायग्राम को भी बनाएंगे अवश्य जब भी ज्योग्राफी के उत्तर लिखेंगे हम लोग। अगर आप यूपीएससी में देखेंगे 20 में से 7 क्वेश्चन आर ऑलवेज फ्रॉम द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी। तो 7 सवाल हैं, 7 में से 7 सवाल में आपका प्रयास होना चाहिए किसी ना किसी प्रकार का डायग्राम बने, क्योंकि जनरली यूपीएससी के अंदर सारे सब्जेक्ट डायग्राम ओरिएंटेड नहीं होता। थोड़ा डायग्राम कल्चर के अंदर बनाया जा सकता है, कुछ डायग्राम हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बनता है ना, तो हर जगह डायग्राम नहीं बन पाता। कुछ इंटरनल सिक्योरिटी में अगर बॉर्डर मैनेजमेंट आ गया है ना, या कुछ ऐसे विषय आ गए जिनमें डायग्राम बनाया जा सकता है। हर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बन सकता, तो जहां पे बन सकता है वहां पे अवश्य हमने डायग्राम बनाना है। तो ऐसा ही ज्योग्राफी है, इसमें आप डायग्राम के को बनाते हुए बताओगे कि कैसे टेम्परेचर के डिफरेंट पैटर्न हमें इस एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलते हैं इन बिटवीन दी वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो इसी के अंदर सबसे पहली लेयर को डिफाइन भी करोगे, जिसके ऊपर सवाल भी आता कि आपने लिखा कि जी सबसे पहली लेयर जो है हमारी ट्रोपोस्फेयर है। जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है इसके बारे में बताओगे कि इस लेयर के क्या महत्व है। कि देखो इसके ऊपर सवाल भी आया यूपीएससी में। तो ट्रोपोस्फेयर की क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ गैसेज है।
यही गैसेस तो हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं इसके अंदर। और इसी ट्रोपोस्फेयर की ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो मैंने बताया था कि अर्थ में एक हैबिटेबल क्लाइमेट बनता है। तो आप चाहे इसी तरह के फ्लो चार्ट से ही सारी चीजें अपनी समझा सकते हो। दूसरा, अर्थ के इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर वाटर वेपर होते हैं। वाटर वेपर इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की कुछ जगहों में ही वाटर वेपर देखने को मिलता है, वैसे वाटर वेपर स्ट्रेटोस्फेयर में इन जनरल है नहीं। तो अगर वाटर वेपर के लिए बोलोगे तो जितना भी कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो इसी की वजह से होता है। तो कंडेंसेशन संभव हो पाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। और साथ ही साथ यही ट्रोपोस्फेयर है जिसकी वजह से इवोपोरेशन होती है। और इसी इवोपोरेशन की वजह से अगर आप देखोगे तो वाटर वेपर जो है हमारे अर्थ के अंदर रहता है। तो इवोपोरेशन के बारे में लिखोगे तो ट्रोपोस्फेयर की सिग्निफिकेंस है, कुछ महत्व है। तो ये इवोपोरेशन को संभव बनाता है। वाटर वेपर इवोपोरेशन होती है तो इसी से हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी हो पाती है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल संभव है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोस्फेयर। साथ ही साथ ट्रोपोस्फेयर के अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। इसी नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से आप देखोगे एडियाबैटिक कूलिंग के प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। तो एडियाबैटिक कूलिंग भी इसलिए संभव हो पाती है और इसी एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से ही अगर आप देखोगे कंडेंसेशन का प्रोसेस संभव हो पाता है। तो कंडेंसेशन इसी एडियाबैटिक कूलिंग का देन है। तो इन सारे वजहों से ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट लेयर साबित होती है और इसी की वजह से जितने भी वेदर फिनोमिना है वो यहीं पे अकर होंगे, जो कि अभी थोड़ी देर में मैं आपके आंसर को भी डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो आपने सारी चीज इसी तरह से जैसे मैंने फ्लो चार्ट में लिखी ना, तो यूपीएससी में काफी अप्रिशिएट किया जाता है इस तरह के फ्लो चार्ट को। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताओ। फिर आप ट्रोपोस्फेयर में आप इस तरह से जो है ट्रोपोस्फेयर का डायग्राम चाहे तो डायग्राम भी दिखा सकते हैं। तो किस तरह से आप देखोगे क्यूमुलोनिम्बस यहाँ पे क्लाउड बना हुआ है ना, इतना हाई राइज क्लाउड है। और इसी ट्रोपोस्फेयर के बारे में एक और प्रॉपर्टी क्या बताओगे अगर लिखनी हो तो यही ट्रोपोस्फेयर है जो 8 से 18 किलोमीटर तक की हाइट में होता है। इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर होता है क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट राइज करते हैं और पोल्स पे कन्वेक्शन करंट राइज नहीं करते। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर की ही लेवल तक जो है ट्रोपोस्फेयर रहता है। सारी बातें बता दी ट्रोपोस्फेयर के बारे में। क्लाइमेट चेंज से रिलेट करना तो लिखोगे कि यही ट्रोपोस्फेयर है जिसके अंदर हम लोगों ने रिसेंटली ग्रीन हाउस गैसेस भी इंजेक्ट कर दी हैं फ्रॉम दी वेरियस प्रोसेसेस लाइक हाउ वी आर जनरेटिंग एनर्जी प्राइमरीली फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल्स। और उसकी वजह से हमने ट्रोपोस्फेयर के अंदर ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस डाल दी हैं। दूसरा हम देखते हैं कि इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से और गैसेस भी डाल दी हैं, जैसे हम लोगों ने ग्राउंड लेवल ओजोन इंजेक्ट कर दी है, बाकी गैसेस भी इंजेक्ट कर दी है। तो यही ट्रोपोस्फेयर अब हम लोगों ने जो है डिस्टर्ब कर दिया। इसी के साथ आप देखेंगे सेकंड लेयर के बारे में लिखिए। फिर है जी दूसरी लेयर जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में लिखेंगे ये जो है तकरीबन 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में होती है। यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है और ये जो ओजोन है ये हमारे को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय के साथ साथ करंट अफेयर डालोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या परफ्लोरोकार्बन की वजह से इस लेयर को हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है और इसी के अंदर या बाकी हेलेंस की वजह से हमने इस लेयर को खराब कर दिया है, जिसकी वजह से ओजोन होल का फिनोमिना अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है। और अंटार्कटिका के ऊपर तो सबसे बड़ा ओजोन होल बना है क्योंकि यहाँ पे पोलर वॉर्टेक्स भी ज्यादा बड़ा होता है। तो हमने स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बताया और इसी स्ट्रेटोस्फेयर को लिंक करोगे कि इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमें टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना भी देखने को मिला है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन इटसेल्फ इज रिलेटेड विद दिस स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये चीजें हमें स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बता दी। तो अगर हमें डिस्क्राइब ही करने को आ गया और सवाल सीधे आ रहे डिस्क्राइब करने को अगर आ गया तो अब लिखोगे कि इसी के अंदर हमें जो है ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तीसरी लेयर के बारे में बताएंगे मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की हाइट बताओगे कि ये 80 किलोमीटर तक की लेयर होती है। ये पूरे एनवायरमेंट की हमारी सबसे कोल्डेस्ट लेयर कंसीडर की जाती है। तो इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और ये ना कि केवल कोल्डेस्ट है, यहां पे ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डेंसिटी आनी शुरू होती है। और क्योंकि डेंसिटी एटमॉस्फेयर की यहां पे बढ़ जाती है और ये होमोस्फेयर का भी एक पार्ट है, यहीं से ही कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी बर्निंग शुरू हो जाती है। और मेटेओराइट शब्द भी इसी की वजह से आया है। तो बर्निंग भी यहां पे शुरू हो जाती है हमारी, राइट। तो ये चीज हमने इसमें बतानी है। क्लियर? तो सिंपल मेसोस्फेयर की बातें बताएंगे। उसके बाद हम कहेंगे जी लास्ट लेयर है हमारी जिसका नाम रखा गया हमने आयनोस्फेयर या वी कुड से इज थर्मोस्फेयर। तो ये जो आयनोस्फेयर है इसमें आयंस की फॉर्मेट में चीजें जैसे आप मेरे समक्ष देख भी सकते हो। और आजकल पिछले कुछ महीने पहले CME कोरोनल मास इजेक्शंस भी बहुत लार्ज स्केल पे सोलर सरफेस से हमें देखने को मिले हैं। तो ये जो थर्मोस्फेयर है, जो आयनोस्फेयर है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस हम देखते हैं ऑरोरा का फिनोमिना नदन और सदर्न लैटिट्यूड में देखने को मिलता है। और आजकल नदन लाइट्स हमें देखने को मिल रही है कनाडा और USA के अंदर। और इसी के अंदर जिसको सोलर फ्लेयर्स बोल रहे हैं या कोरोनल मास इजेक्शंस बोल रहे हैं या सोलर विंड्स, हम इन तीन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं,
राइट। तो ये आयनोस्फेयर के अंदर ही ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक लेयर है, जियोमैग्नेटिज्म है धरती का, उस मैग्नेटोस्फेयर की वजह से लोअर लैटिट्यूड में, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोअर लैटिट्यूड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थिक होता है और ये बार मैग्नेटिक की तरह अर्थ काम करती है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा उतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑरोरा जैसे फिनोमिना देखने को मिलते हैं, क्योंकि सोलर विंड्स काफी अंदर तक जो है पेनिट्रेट कर जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के, राइट। तो और ये जो लेयर है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए भी काफी ज्यादा उपयोगी हमें साबित होती है। तो ये आयनोस्फेयर के बारे में सिंपल चीजें हमें बता दी। क्लियर हो गई बात। तो ये 4 लेयर अभी हम लोगों ने समझी है। तो इन 4 लेयर के माध्यम से हमने पूरे एटमॉस्फेयर को आज समझा है। दूसरा पार्ट, अब इस पे जो यूपीएससी का एक 2022 का आया हुआ सवाल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सवाल कहता है कि ट्रोपोस्फेयर हमारी एक बड़ी सिग्निफिकेंट लेयर है, और ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट लेयर दैट डिटरमाइन वेदर प्रोसेसेस हाउ, कि ट्रोपोस्फेयर कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेदर प्रोसेसेस के बारे में बताती है। अब देखिए इस सवाल का क्या होगा, 3 पार्ट में हम हमेशा किसी भी सवाल को तोड़ते हैं। हर सवाल का एक इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा इस सवाल का एक बॉडी पार्ट होगा इंट्रोडक्शन के साथ साथ। जब इंट्रोडक्शन होगा तो हम बताएंगे ट्रोपोस्फेयर हाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक लेयर है जो कि अप टू 8 to 18 किलोमीटर एक्सटेंड होती है, और इक्वेटर पे ज्यादा है, पोल्स पे ये कम है, और जितने भी वेदर फिनोमिना, और इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमारी गैसेस है, वाटर, तीनों चीजें लिखोगे, इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमारी गैसेस है, वाटर वेपर है और एरोसोल पार्टिकल है, जिसकी वजह से हमारे वेदर फिनोमिना टेक प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बॉडी पार्ट में आ जाओगे तो बॉडी पार्ट में क्या क्या बताओगे, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती हैं। तो आप इसमें बताओगे सबसे पहला इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं तो ये गैसेस हमारे वेदर फिनोमिना को शेप करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी के अंदर वाटर वेपर एक गैस है, और ये जो वाटर वेपर है यही वाटर वेपर है जो एटमॉस्फेयर के अंदर कंडेंसेशन देगा, और यही वाटर वेपर कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, है ना। और देखिए क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, और इसी क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से हमारी प्रेसिपिटेशन होगी, और साथ ही साथ जब कंडेंसेशन होगी तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी, जिसकी वजह से वेदर फिनोमिना लाइक थंडर यहीं पे होगा, लाइटनिंग यहीं पे होगी। तो ये जो वेदर फिनोमिना है, क्या क्या होता है वेदर फिनोमिना, क्लाउड वेदर फिनोमिना है, प्रेसिपिटेशन वेदर फिनोमिना है, थंडर एंड लाइटनिंग वेदर फिनोमिना है। तो ये क्यों हो पा रही है, क्योंकि वाटर वेपर इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से हो पा रही है, तो इसलिए ट्रोपोस्फेयर का काम आ गया। दूसरा, ट्रोपोस्फेयर के अंदर एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं, ये एरोसोल पार्टिकल ही तो हैं जो वेदर फिनोमिना जैसे कंडेंसेशन में असिस्ट करने का काम करते हैं। तो विदाउट एरोसोल पार्टिकल एंड वाटर वेपर कंडेंसेशन कुड नॉट अगर, इसलिए एरोसोल पार्टिकल भी ट्रोपोस्फेयर का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके ऊपर एरोसोल पार्टिकल तकरीबन नेग्लिजिबली प्रेजेंट होते हैं। तीसरा पार्ट है एटमॉस्फेयर के अंदर हमें साथ ही साथ नॉर्मल लैप्स रेट का फिनोमिना, यही नॉर्मल लैप्स रेट है जिसकी वजह से जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, और इसी नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से एक प्रोसेस शुरू होता है एडियाबैटिक कूलिंग का, और इसी एटमॉस्फेयर में इस एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से भी राइजिंग एयर पार्सल हमेशा कंडेंसेशन में जाता है। तो राइजिंग एयर पार्सल ही जो है क्लाउड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसलिए जो है ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइजिंग एयर पार्सल के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो एटमॉस्फेयर में जैसे लिखा ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइन वेदर प्रोसेसेस, इस तरह से तो तीनों चीजें बताएंगे। इसमें गैसेस है, एरोसोल पार्टिकल और नॉर्मल लैप्स रेट का फिनोमिना यहां पर है, इसकी वजह से यहां पे जो है वेदर जो है अकर होगा। चौथा हम बताएंगे कि इसी एटमॉस्फेयर में क्योंकि गैसेस हैं, और यही गैसेस हमारे अभी हीट बजट में भी बताएंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, मैंने वर्ड यूज किया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन को काम करेंगे, और इन्हीं गैसेस के सर्कुलेशन को हम लोग विंड्स बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विंड सर्कुलेशन, जो कि वेदर फिनोमिना को डिटरमाइन करता है। तो विंड सर्कुलेशन से हमारा सेकेंडरी और लोकल विंड्स है ना, टर्शरी, ये ड्रिवन होता है जो कि वेदर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे साइक्लोन्स है जिनके एग्जांपल है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वो भी एटमॉस्फेयर में अगर ये ट्रोपोस्फेयर नहीं होती, गैसेस नहीं होती, तो ये सारा वेदर फिनोमिना नहीं अकर हो पा रहा था। तो ये सारा अकर हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस, राइट। तो इसलिए ट्रोपोस्फेयर, ये 4 पॉइंट लिखोगे कि बहुत सिग्निफिकेंट लेयर है। और कंक्लूड कैसे करोगे कि समय के साथ हमेशा क्लाइमेट चेंज, देखो एटमॉस्फेयर जहां पर है वहां पे कंक्लूजन हमेशा क्या होगा कि जो भी कंटेम्प्रेरी है, तो एटमॉस्फेयर में कंटेम्प्रेरी क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो आप बताओगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें इसके कॉम्पोजिशन में बदलाव देखने को मिल रहा है, और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या लिखोगे, इवेंट ऑफ इवोपरेशन, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ इवोपरेशन हैज इंक्रीज्ड एंड द water holding capacity of the atmosphere has increased
because of which we could see prolonged drought period because of the change in the composition, and if precipitation occurs, it occurs in the format of torrential rainfall because of the increase in temperature, right? तो इस तरह से आप एक कंक्लूजन के नोट पे लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो ये सारी चीजें हमें एटमॉस्फेयर में लिखनी थी। इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करोगे, उसका एक स्नाइपेट में दिखा देता हूं। तो हम लोगों ने क्या किया है, पीडीएफ बहुत अच्छी बनाई है, तो साथ में आप डिटेल में इस पीडीएफ को भी देख सकते हो, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की गई है। उसमें इस क्वेश्चन को लिख के उसका एक इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसका एक बॉडी पार्ट दे रखा है और उसका एक कंक्लूजन दे रखा है। तो इसको आप लोग रीड करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से जो है अपनी चीजों को पढ़ना है, राइट? चलिए, तो अभी हम लोगों ने 3 टॉपिक आज की क्लास में करने हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा है एटमॉस्फेयर। मूविंग अहेड विद द सेकंड टॉपिक, द नेम ऑफ द टॉपिक इज, अगर पूछा गया कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर व्हिच डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द ग्लोब, तो सवाल तो सीधे ही पूछे जा रहे। तो अगर कोई ऐसा ही सीधा सवाल आया तो उसका भी उत्तर हम लोग जानेंगे। तो अगर पूछा गया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो वो फैक्टर को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिखेंगे देयर आर होस्ट। अगर इसी क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर व्हिच डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द ग्लोब, तो वी विल से कि देयर आर होस्ट ऑफ फैक्टर व्हिच विल डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द ग्लोब। और वो फैक्टर है, जैसे नंबर फर्स्ट फैक्टर है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है जिस एंगल पे रोशनी जो है हमारी पृथ्वी पे गिर रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में अगर आप देखोगे कि इट विल डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूड, बिकॉज अर्थ इज अ स्फेयर। तो अर्थ क्योंकि स्फेरॉइड है या स्फेयर है, तो अर्थ के अलग अलग लैटिट्यूड पे सेम प्रकार की रोशनी तो नहीं गिर रही है। आप देखोगे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सनलाइट फॉल कर रही है, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट सनलाइट फॉल करेगी। तो अगर हम देखेंगे, ये देखिए, तो आप अगर इस पॉइंट पे देखेंगे जो कि हायर लैटिट्यूड का एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे जो कि हाई लैटिट्यूड का पॉइंट है, तो यहां पे सनलाइट, सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट हैज बीन स्प्रेड इनटू more area as compared to the sunlight which is falling at this latitude, which is falling over the equatorial latitude. तो same amount of sunlight in the high latitude will be spread out in a larger area, because of which the intensity of the sunlight will decreases per unit area, और उसी की वजह से the amount of heating effect it is going to give in the high latitude is going to decrease as compared to the amount of heating effect it is going to provide in the tropical areas. अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हायर लैटिट्यूड में सनलाइट ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उतनी ताकत नहीं रह जाएगी। अगर उसमें उतनी ताकत नहीं रह जाएगी तो सनलाइट क्या करेगी, उतना हीटिंग इफेक्ट नहीं दे पाएगी। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से वी कुड सी डिफरेंट प्लेसेस ओवर द अर्थ सरफेस विल एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर। एग्जांपल के तौर पे हर बात को आपने उदाहरण से पेश करना है। तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट एग्जांपल, और कितनी आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज से सिंक करते हो। देखिए, अब इसी के अंदर कैसे आप लिखोगे, आप लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब हुआ। जब आप इसी का उदाहरण देखो, आप लिखोगे फॉर एग्जांपल कि जैसे देयर इज अ प्लेस इन इंडिया नोन एज, लेट्स सपोज टेक अ कोची। तो कोची जो है इट इज एट नियर टू द इक्वेटर एंड इट इज लाइंग एट नियरली 10 to 11 डिग्री लैटिट्यूड, while there is a place named as Beijing या उलन बतूर which is far away from the equator, nearly at the उलन बतूर की बात करें तो 55 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर लाई करता है। तो इनमें उलन बतूर का टेम्परेचर कम है और कोची का टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि कोची इज मोर क्लोज टू द इक्वेटर। तो मींस विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस वेरी आइडिया। सेकेंडली, अब हर चीज एग्जांपल के साथ अगर पूछा जाए जी ऑल्टीट्यूड एक फैक्टर है जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन कर रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल है एक फैक्टर ऑल्टीट्यूड। और ऑल्टीट्यूड में नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान में गिरावट आएगी। और इसका मतलब क्या है कि लगातार ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर उतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज नहीं रह जाता। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज लेस का मतलब है लेस ग्रीन हाउस गैसेज, लेस ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब है द कैपेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू होल्ड द terrestrial radiation will decrease, therefore the temperature will decrease. For example, चंडीगढ़ एंड शिमला, हमेशा मैं ये एग्जांपल क्लासेस में देता हूं, चंडीगढ़ एंड शिमला आर लाइंग ओवर द सेम लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री, whereas the चंडीगढ़ is experiencing a climate of warm temperate while the शिमला is experiencing a climate of कोल्ड टेम्परेट। तो ये दो उदाहरण हम लोग अपने सामने पेश करते हैं। तो चंडीगढ़ वार्म टेम्परेट का उदाहरण है और शिमला जो है वो
कोल्ड टेम्परेट का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो ये दो एग्जांपल, साथ ही साथ अगर और देना है तो आप बोलोगे आगरा और जो सिक्किम है ये भी सेम ही लैटिट्यूड के ऊपर है। आगरा जो है बहुत गर्म है और सिक्किम बहुत ठंडा है, तो ये भी एक उदाहरण है। तो ये क्या है, ऑल्टीट्यूड के ऊपर बात निर्भर करेगी, राइट। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो ऑल्टीट्यूड के लिए कि विद द चेंज इन टेम्परेचर हाइट द टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना। तो ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के साथ टेम्परेचर का सेम रिश्ता है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। क्लियर। तो थर्ड फैक्टर अगर हम देखेंगे कि जिस फैक्टर पे अलग अलग जगहों का अलग अलग तापमान है, वो है कोई जगह समुंदर से कितना दूर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीटिंग ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो जगहें समुंदर के पास हैं, जैसे मैंने उदाहरण कोची का दिया या मुंबई, एक उदाहरण लीजिए, मुंबई और नागपुर सेम लैटिट्यूड के ऊपर है और इनकी ऊंचाई भी समुद्री तल से सेम है, फिर क्यों इनका अलग अलग क्लाइमेट है, क्यों इनके अलग अलग तापमान है। मुंबई के अंदर, मुंबई सिंस इट इज नियर टू द कोस्टल एरियाज अरेबियन सी, इट विल एक्सपीरियंस अ मॉडरेटिंग इफेक्ट, मॉडरेटिंग इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगी। और जो नागपुर है इट विल एक्सपीरियंस, सी द कीवर्ड कॉन्टिनेंटैलिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी टाइप ऑफ क्लाइमेट, मींस कि सिंस इट इज अवे फ्रॉम द सी, तो इसमें क्या है, लैक ऑफ मॉइस्चर है। लैक ऑफ मॉइस्चर से क्या होगा, इसमें हीटिंग मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, लैंड और सी ब्रीज बेसिकली नहीं पहुंच पाएगी। तो जिसकी वजह से अलग अलग जगहें समुंदर से कितनी दूर है उनका तापमान उस बात पे भी निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पे चंडीगढ़ की बात कर सकते हैं कि चंडीगढ़ का तापमान या दिल्ली का तापमान में कॉन्टिनेंटैलिटी देखने को मिलता है, जिसका मतलब है हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर या हाई डेली डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है। दिन और रात का टेम्परेचर बहुत ज्यादा फर्क होगा, सर्दी और गर्मी के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क होगा जो जगह समुद्र से दूर होंगी। इसी को बोला गया है कॉन्टिनेंटैलिटी, राइट, जो कि वॉन हम्बोल्ट ने ये टर्म दी गई है। तो ये एक फैक्टर है जो कि हमारे धरती के अलग अलग क्लाइमेट को डिटरमाइन करेगा। चौथा एक फैक्टर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि एटमॉस्फेयर के अंदर हम देखेंगे कि क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है कई जगहों पे, जैसे इक्वेटोरियल एरियाज है वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा है। क्योंकि इक्वेटोरियल एरियाज में क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा है, वहां पे सनलाइट जो है वो कुछ समय के बाद पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इवन समुद्रों के अंदर ऊपर भी कभी आप एरोप्लेन से फ्लाई करेंगे तो आप देखोगे समुद्र के ऊपर से जब भी एरोप्लेन जाएगा तो यू विल सी अ लॉट ऑफ क्लाउड्स ओवर देयर, क्योंकि समुद्र के ऊपर अ लार्ज स्केल ऑफ इवेपोरेशन डू अकर। अगर आप टेम्परेट एरियाज में जाओगे तो वहां पे जैसे आप यूएस से चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, वहां तकरीबन आसमान साफ दिखता है, यहां पे बहुत बादल दिखते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन भी ज्यादा होता है। तो यहां ट्रांसपेरेंसी एटमॉस्फेयर की उतनी अच्छी नहीं है जितनी टेम्परेट लैटिट्यूड में देखने को मिलती है। क्लियर हुई बात। तो ये चार फैक्टर मूलतः, फैक्टर और भी कई सारे हैं हमें देखना है, क्योंकि एग्जाम्पल में मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी के अंदर 4 से ज्यादा किसी में पॉइंट मत लिखो, क्योंकि कभी भी सवाल का एक हिस्सा नहीं पूछा जाता है। वहां हर सवाल में 2 से 3 सवाल होते हैं, तो हमें इतना ही लिखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी लिखना है, बॉडी पार्ट भी लिखनी है और उसका कंक्लूजन भी लिखना होता है। क्लियर। तो ये सेकंड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है आज की क्लास के अंदर। पहला कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा हम लोगों ने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा कि फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द अर्थ। मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग लिख के मेरे को भेजिए। मैं इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे शेयर करूंगा कहां पे आप अपने क्वेश्चन को ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को ऑफलाइन भी यहां पे हमारे सेंटर चंडीगढ़ में सेक्टर 25 में सिविल टाइप की बिल्डिंग के अंदर भी आके आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। हम चेक करेंगे, हम आपको मेंटोर करेंगे, तो इस तरह से आपको हेल्प आउट करेंगे। बेसिकली अगर आप सीरियस एक कैंडिडेट है तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपका रिजल्ट कन्वर्ट करें। पहले भी इस बार बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो हैं फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं और काफी अच्छे से मेंस लिख रहे हैं, तो उनकी तरह हम आप लोगों के साथ भी वर्कआउट करेंगे ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे से निभा पाओ अपनी यूपीएससी की जर्नी को, राइट। और जिस तरह से हम लोगों ने एक स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पर्टिकुलरली चंडीगढ़ के अंदर फेस करी है, तो एटलीस्ट आप उस तरह की स्कार्सिटी को फेस ना कीजिए। क्लियर। चलिए तीसरा देखते हैं टॉपिक आज की क्लास का, जो कि लास्ट टॉपिक होगा। टॉपिक है हीट बजट ऑफ द अर्थ। तो हीट बजट ऑफ द अर्थ में हम लोगों ने देखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि write a short note on the energy budget of the earth and how in the contemporary scenario we could see there is a change in the energy budget, right। ये एक नया सवाल है कि एनर्जी बजट क्या होता है, उसको समझाइए और साथ में बताइए कि क्यों ये बदल रहा है। तो आप उसको डिस्क्राइब करोगे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करोगे एनर्जी बजट का अर्थ क्या होता है। तो आप एनर्जी बजट में क्या बताओगे कि एनर्जी बजट का मतलब है देयर इज मैं रीड करता हूं आपके लिए, द अर्थ हीट बजट इज द बैलेंस ऑफ द हीट दैट द अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन।
है ना, कि जो एनर्जी धरती जो है, ऊर्जा जो सन से रिसीव कर रही है, वही ऊर्जा जो है वापस अगर धरती कर दे, एंड द हीट इट एमिट्स बैक इनटू द स्पेस is considered as, this balance of energy is considered as heat budget. The balance is the most important word here. The energy earth receive from the sun is known as insolation. कीवर्ड डालेंगे हम क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो विदाउट कीवर्ड दिस क्वेश्चन विल बी वेरी हॉलो. तो फ्रॉम द सन इज नोन एज इंसोलेशन, एंड द आउटगोइंग हीट द अर्थ अमिट बैक इनटू द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. तो इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का दर्जा देंगे. दिस बैलेंस डिटरमाइन द प्लैनेट्स क्लाइमेट एंड टेम्परेचर. और इसी की वजह से, इसी बैलेंस की वजह से और इसी अर्थ के ट्रांसफर ऑफ हीट की वजह से अर्थ का एक क्लाइमेट है और अर्थ का एक तापमान है, राइट. तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे एनर्जी बजट. फिर हम बताएंगे कि इस एनर्जी बजट के कंपोनेंट होते हैं मूलतः 4. तो 4 कंपोनेंट एनर्जी बजट के क्या होते हैं. जैसे एनर्जी बजट का सबसे पहला कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो वो क्या रहेगा. देखिए एनर्जी बजट का पहला कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट एनर्जी बजट का है इंसोलेशन. क्योंकि सूरज से रोशनी आ रही है ना, तो इंसोलेशन इसका पहला कंपोनेंट कंसीडर होगा. तो इंसोलेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि इंसोलेशन पहला कंपोनेंट क्या है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको हम इंसोलेशन कह रहे हैं. तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर 100 यूनिट ऑफ इंसोलेशन इज कमिंग ओवर द अर्थ सरफेस, तो इट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस. तो इन दोनों ने मिला के, हमारे एटमॉस्फेयर ने और सरफेस ने, ये 100 यूनिट ऑफ एनर्जी विच हैज बीन एमिटेड फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ये शॉर्ट वेव आई है, ये हमारे एटमॉस्फेयर ने रिसीव कर ली. फिर जब ये एटमॉस्फेयर ने रिसीव कर ली, देन कम्स द सेकंड एस्पेक्ट कि अब जब रिसीव हुई है तो फिर हम देखते हैं कि हाउ एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस हैज रिसीव्ड इट. तो इट हैज बीन रिसीव्ड बाय एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस. तो ये सेकंड कंपोनेंट हो गया इसका, जब इन दोनों ने रिसीव कर ली. तो इनकी रिसीव में हमने देखा कि अर्थ सरफेस ने जो 100 यूनिट आई थी वो सारी तो रिसीव करी नहीं इन्होंने, तो कुछ यूनिट इन्होंने छोड़ दी है. तो जैसे अर्थ सरफेस ने केवल 51% एनर्जी ही रिसीव करी और एटमॉस्फेयर ने केवल 14% एनर्जी रिसीव करी, बाकी एनर्जी इन्होंने नहीं रिसीव करी. तो क्यों नहीं रिसीव करी. क्योंकि देयर इज अ फिनोमिना ऑफ, जो कि मैंने बताया था, एल्बिडो. तो ये जो एल्बिडो है इसकी वजह से 35% एनर्जी हैज बीन रेडिएटेड बैक इनटू द आउटर स्पेस without giving any heating effect, and this 35% has been distributed in the 3 part. First, ये एनर्जी क्लाउड से वापस चली जाती है जो कि 27% है. जो ग्लेशियर्स हैं और ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स लगे हुए हैं या नॉर्थ और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है उनसे भी एनर्जी री रेडिएट हो जाती है. तो 2% वहां से चली जाती है, 27% क्लाउड से चली जाती है, और 6% जो एनर्जी है ये चली जाती है वापस हमारे एरोसोल पार्टिकल से. तो इन तीनों से मिला के एनर्जी वापस जाती है जो कि 27% का अमाउंट है, 35% का अमाउंट है. तो दिस एल्बिडो विल बी डिफाइंड, राइट. तो उसके बाद जो अर्थ सरफेस है ये 51% एनर्जी संभालता है और जो एटमॉस्फेयर है ये 14% एनर्जी संभालता है. तो ये 2 कंपोनेंट हो गए हमारे एनर्जी बजट के. देखिए ये 2 कंपोनेंट को कि कहां से जो अर्थ है वो 51% एनर्जी को रिसीव करिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इट इज गेटिंग 14% ऑफ द एनर्जी, और रेस्ट ऑफ द 35% ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड बैक डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये रिसीविंग का कंपोनेंट है. जब हम देखते हैं कि थर्ड कंपोनेंट आता है कि हमारी अर्थ जो है वो हीट अप हो गई. अब अर्थ ने एक नई रेडिएशन और कंडक्शन और साथ ही साथ कन्वेक्शन स्टार्ट कर दिया, इवेपोरेशन स्टार्ट करिए, जिससे अर्थ अब अपनी 51% एनर्जी को रिलीज करेगा. तो इसका तरीका है, अर्थ ने देखा एक प्रोसेस ऑफ एनर्जी मैकेनिज्म है जिसको बोला जाता है रेडिएशन. अर्थ ने रेडिएशन के माध्यम से अपनी 51 में से 23% एनर्जी वापस कर दी है. अगर उसके बाद अर्थ वापस कर देती है, इसके साथ साथ कि कंडेंसेशन हो गई, सॉरी इवेपोरेशन हो गई अर्थ से. इवेपोरेशन जब भी होती है तो लॉस ऑफ हीट हो जाता है. तो अर्थ से जैसे हम देखते हैं कि पानी का घड़ा जो है वो ठंडा रहता है क्योंकि लगातार इवेपोरेशन चलती रहती है. कूलर ठंडी हवा देता है क्योंकि लगातार इवेपोरेशन चलती रहती है. तो इसी इवेपोरेशन की वजह से धरती में भी 19% एनर्जी यहां से ट्रांसफर हो जाती है. उसके अलावा आप देखोगे जितना भी कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं ऊपर की तरफ को, एनर्जी गैसेज राइज कर रही है, तो वो 9% एनर्जी अपने साथ ले जाती है. तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें 51% निकल जाती है. तो अर्थ अपनी 51% एनर्जी को कुछ इस तरह से रेडिएट बैक कर देता है. उसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी चौथा एक फैक्टर बनता है जिसकी वजह से अर्थ अपनी एनर्जी को रिलीज करती है. एटमॉस्फेयर के अंदर अब काफी सारी एनर्जी रख दी गई है. तो एटमॉस्फेयर के पास पहले ही 14% एनर्जी थी, 34% एनर्जी इसने अर्थ से रिसीव करी. अब ये 48% एनर्जी को रेडिएट करता है. द प्रोसेस विल बी रेडिएशन. तो ये एक प्रोसेस के थ्रू ये अपनी एनर्जी को रिलीज करता है. तो ये जो 4 कंपोनेंट हैं
ये एनर्जी बजट के कंपोनेंट है। तो अगर आता है डिस्क्राइब द एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ, तो आप बताओगे इंट्रोडक्शन में व्हाट इज एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ, फिर आप बताओगे कि ये 4 कंपोनेंट है, इंसुलेशन है और साथ में द एनर्जी विच हैज बीन रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस, थर्ड कंपोनेंट है द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज द एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। इन कंपोनेंट में डेटा के साथ आप बताओगे कैसे एनर्जी को रिलीज करता है। फिर आप एक और पार्ट लिखोगे, देखिए ये तो अर्थ के अंदर एनर्जी है जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनर्जी रिसीव हुई है। फिर हम बताएंगे कि देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ पोलवर्ड हीट ट्रांसफर और देयर इज अनदर सिनोनिम फॉर इट, वी यूज इट एज अ, देखिए लैटिट्यूडनल हीट ट्रांसफर। ये जो लैटिट्यूडनल हीट ट्रांसफर है इसकी वजह से हम देखते हैं कि अर्थ के अंदर जो एनर्जी है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज आर रिसीविंग मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द टॉरिड टेम्परेट एरियाज और द फ्रिजिड एरियाज, तो यहां पे लगातार एनर्जी सरप्लस रहती है। while in the frigid latitude we could see there is a energy deficit. This transfer of energy between the surplus and the deficit area is known as poleward heat transfer. तो इसको हम लोग समझेंगे पोलवर्ड हीट ट्रांसफर को, और इसी की वजह से एनर्जी जो है पूरे अर्थ में रेगुलेट होती हुई दिखती है। क्लियर होगी बात? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि एनर्जी बजट के साथ लिंक होगा, और आप लास्ट में अगर ये सवाल पूछा गया है तो इस सवाल का एक कंक्लूजन होगा, और कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? कंक्लूजन के लिए आप लिखोगे एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ में कंक्लूजन के लिए कि अर्थ के अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली बिकॉज ऑफ दी, हम बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिला है तो हम बोलेंगे कि अर्थ के बजट के साथ डिस्टर्बेंस करिए, क्योंकि हमने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को बढ़ाया है। साथ ही साथ उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक और चीज हमें देखने को मिली है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इवोपरेशन बढ़ गई है। तो पहले से ज्यादा अब धरती में इवोपरेशन हो रही है, जिसकी वजह से आप वर्ड लिखोगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। तो ये सारे कीवर्ड है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, राइट। तो बाकी तो कई सारे फिनोमिना और होते हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी की डोमेन में GS1 के अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफी सारे सवाल थे, उन सबको क्लब करके मैंने एनवायरनमेंट की डोमेन GS3 में डाल दिया। बाद में उसको डिस्कस करेंगे हम अक्टूबर के मंथ में, राइट। तो ये जो है हमें कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा। मैं देखो एटमॉस्फेयर के जितने भी टॉपिक मैं बार बार पढ़ा रहा हूं आपको, उसमें बार बार एक बात बोल रहा हूं, चाहे एटमॉस्फेयर की बात करें, चाहे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द अर्थ एट टेम्परेचर करें, या चाहे हीट बजट ऑफ द अर्थ है, तीनों में मैंने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लिंक किया, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, राइट। आज के इस लेक्चर में हमने 3 टॉपिक ही करने। फिर से हम अपनी स्लाइड को गो थ्रू कर लेते हैं और हम समझ लेते हैं हमने कौन से टॉपिक को कवर किया है। देखिए ये देखिए, आज हमने एक सवाल डिस्कस किया जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके अलावा इस पे नजर डालते हैं एक बार। तो देखिए हमने जो टॉपिक कवर किया है, पहला टॉपिक कवर किया है एटमॉस्फेयर एंड एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ। आज की क्लास पहली क्लास थी, थोड़ा सा लाइट रखेंगे ताकि आपको भी मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ जाएगा, और मेरे को भी थोड़ा सा ये पेन टैबलेट के ऊपर, क्योंकि हम जनरली स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते, मैंने जानबूझ के इस सीरीज के अंदर जो है प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर अपना वे ऑफ टीचिंग चेंज किया है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कंटेंट ड्रिवन ज्यादा है। तो इसमें आप लोगों को जितना ज्यादा बोर्ड दिखे और मेरी इमेज जितनी छोटी दिखे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए इजी टू रिलेट होगा और आप इजीली पढ़ पाओगे, राइट। तो ये दोनों टॉपिक आज हमने कवर किए। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग लिख के रखिएगा, जो टॉपिक नंबर 3 to 8 है, या 3 to 9 इनफैक्ट, प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ, प्लैनेटरी विंड सर्कुलेशन सिस्टम, ट्राइसेलुलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर। इनमें से देखिए अभी तक सवाल आए नहीं, इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सवाल आ चुका है, कल डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास, ये कल कवर करेंगे। ऐसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन ये कल हम लोग कवर करेंगे। तो ये ऑलरेडी टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये 2 पूछे जा चुके, तो ये ऑलरेडी जो है पूछे जा चुके हैं, इसलिए बाकी एरिया से अब आने के चांसेस है कि शॉर्ट नोट आ जाए, एक्सप्लेन द प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द अर्थ, या एक्सप्लेन द वेरियस प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। तो सीधा सवाल तो पूछा जा सकता है, जैसे एक्सप्लेन एयर मासेस के ऊपर आ गया। ऐसे ही आप देखिए कि टेम्परेट साइक्लोन को भी हम लोग पढ़ के जाएंगे। ये देखिए टेम्परेट साइक्लोन को और एंटी साइक्लोन। तो 3 to 9 टॉपिक जो है हम कल की क्लास में कवर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो है 10 to 15 टॉपिक, 10 से 15 तक जो 6 टॉपिक है इनको हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरह से हमारी क्लासेस का अब सारा प्रोग्राम रहने वाला है। इनकी PDF आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसमें ऑलरेडी जो मैंने आपको अगली 2 क्लासेस में अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूं, अप टू टॉपिक नंबर 9 दैट इज एंटी साइक्लोन, and along with the explanation of 2 questions which has already been asked by UPSC, that is tropical cyclone and the concept of air masses and front, ये ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, राइट। तो ये PDF आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली मिलने भी आना चाहे, मेरा नाम विनय जोशी है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट
एंड मेंटोरिंग ऑफ द स्टूडेंट हु आर अपियरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। उनका काम भी उन लोगों के साथ भी मैं लगातार एक कनेक्शन में रहता हूं, तो आप लोग डायरेक्टली मेरे को भी मिल सकते हैं। यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं, नीचे फोन नंबर दिया हुआ है हमारे यूपीएससी का, उस पर कॉल करके अपनी मीटिंग भी शेड्यूल करवा सकते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, थैंक्स अलॉट, थैंक यू। और आप लोगों के जैसे भी एक्सपीरियंसेस इन क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, या फोन नंबर दिया गया, डायरेक्टली भी आप मैसेज या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।